हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के समय हम भारत में कई तरह की तकनीक और जो भी तकनीक के अलावा विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें भारतीयों की प्रगति को बहुत विशेष रूप से देखते हैं। इसका एक उदाहरण इसरो हो सकता है, जिसने आज के समय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे मंगल मिशन हो या चंद्रमा से जुड़ा हुआ मिशन रहा हो। इसके अलावा हम गगनयान भेजने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं और आज अगर हम देखें विश्व में बहुत सारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके बीच में इसरो का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। इसी तरह एक भारत का परमाणु कार्यक्रम हुआ है, जहां भारत ने परमाणु क्षमता तो हासिल की ही है, साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि हम इस परमाणु क्षमता का या इस परमाणु शक्ति का बहुत ठीक तरह से उपयोग करेंगे और किसी पर हमला करने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। भारत के इतिहास में अगर हम जाकर के देखेंगे तो कई सारे क्रांतिकारी और कई सारे आंदोलनकारियों का योगदान भारत को आज़ाद कराने में रहा है। लेकिन इस बीच हम एक ऐसा भी योगदान देखते हैं जहां पर विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में लोगों ने आगे बढ़कर करके कार्य किया और भारत को आज के समय विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों की सूची में शामिल किया। शब्द बहुत सारे हो सकते हैं कहने के लिए, लेकिन जो योगदान है वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे ही शख्स के बारे में हम बात करेंगे, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक या कार्यक्रम के पिता होमी जहांगीर भाभा। और क्यों इन पर हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में इनके ऊपर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री हम कहें या एक तरीके का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाला एक प्रोग्राम कहें, जिसका सीजन 2 लॉन्च हुआ है, रॉकेट बॉयज। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा हो तो जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए तो उपयोगी हो ही सकता है, साथ ही साथ एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के अंतर्गत किन किन लोगों ने योगदान दिया है ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसी भी ज्ञानवर्धक चीजें आप देख सकते हैं। द लाइफ ऑफ होमी जहांगीर भाभा एंड हाउ ही हेल्प्ड पायोनियर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके बारे में बात करती है ये सीरीज। हम बात करेंगे आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की योगदान पर, उनकी शिक्षा पर, किस तरीके की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, कैसा वह दौर था जिस दौरान उन्होंने किस तरह के संस्थानों की स्थापना में अपना सहयोग दिया। चर्चा में क्यों है समझ लिया हमने। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनकी शिक्षा, भारत में कार्य, संस्थानों और परमाणु ऊर्जा के विकास में किस तरह से उन्होंने सहायता की, इसको समझेंगे। और एक सवाल आमतौर पर जो पूछा जा सकता है, यह विषय जीएस पेपर 1 आधुनिक भारत का इतिहास और महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में जुड़ता है। इसके अलावा जीएस पेपर 4 में भी अगर आप जाकर के देखते हैं तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में एक प्रश्न कई बार बनते हैं, जहां पर किसी के बारे में आपसे लिखने की डिमांड होती है। तो अगर आप कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे महात्मा गांधी के बारे में हो, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो, कार्ल मार्क्स के बारे में हो, उसी तरह भारत के अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में योगदानकर्ताओं के बारे में भी हम जानते हैं। जीएस पेपर 4 में भी जोड़ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है रॉकेट बॉयज जो सीरीज है, भारत में नव स्वतंत्र ऐतिहासिक वैज्ञानिक कार्यक्रमों और संस्थानों को बनाने में जिन लोगों की भूमिका रही है, यहाँ 2 लोगों का नाम आता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो अभिनेताओं ने इनका किरदार बखूबी निभाया है, इसलिए हम चर्चा करेंगे आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पर। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को भारत में हुआ था और वे मुंबई के एक धनी पारसी परिवार से आते थे। मतलब ऐसा नहीं कि शुरुआत में बहुत अभाव रहा है उनके पास, जैसा हम कई और लोगों के जीवन में देखते हैं। उनके जो दादाजी थे वो मैसूर राज्य में शिक्षा महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उसके अलावा उनके जो पिताजी थे उनका नाम था जहांगीर होरमुसजी भाभा, वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। उसके अलावा भारत में एक वकील के रूप में जाने जाते थे, वकील के रूप में उन्होंने कार्य करना शुरू किया था। उनकी माता मेहरबाई बंबई में एक कपड़ा कारखाने के मालिक थे। दिनशो मानिकजी पेटिट उनकी वो पोती थी। ये भी एक जानी नामी हस्ती थे। इनका परोपकारी कार्यों में बहुत ज़्यादा योगदान रहता था। तो बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छे परिवार से थे। शुरू में पढ़ाई लिखाई उनकी होती रही, लेकिन कहते हैं कि हर एक अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट भी आता है। ऐसा ही एक ट्विस्ट इनके जीवन में भी आया, देखते हैं। तो मुंबई के स्कूलों में इनकी पढ़ाई हुई, जैसे कि एल्फिंस्टन कॉलेज, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इनको दाखिला मिला, जहाँ विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने और सीखने समझने के मौके इन्हें मिले। उस दिशा में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। 1927 में ये कैम्ब्रिज के गोर्नविले और कीस कॉलेज में भेजे जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। ट्विस्ट अब आता है लाइफ में, जब इनके चाचा सर दोराबजी टाटा, जो कि जमशेदजी टाटा के बेटे थे, और इनके पिता, इन दोनों की इच्छा ये थी कि इनको इंजीनियर बनाया जाए। तो इंजीनियर तो बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी इच्छा इससे थोड़ी सी अलग थी। ये लोग चाहते थे कि इंजीनियर बन जाएं और इनके ही जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर की है, वहाँ जाकर के कारोबार को संभालें और अपना योगदान दें। लेकिन वही बात कि इनकी जो रुचि थी वो सैद्धांतिक भौतिकी की ओर जा रही थी।
इन्होंने एक पत्र लिखा अपने पिता को, उसमें कुछ विशेष बातें कही, जैसा कि मतलब उसका भाव ये था कि किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिस क्षेत्र में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि हो, तभी वह उसमें बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। कुछ वैसी ही चीज़ है जैसा हमने एक 3 इडियट्स मूवी में उस समय देखा था, तो उसमें भी एक ऐसा ही मैसेज था कि माता पिता को अपना कोई सपना या अपना कोई विज़न बच्चे पर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है, वो खुद से सोच सकता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसी ही बातें कहते हैं कि अगर सुकरात को किसी ने इंजीनियर बनने के लिए कहा होता, और चूंकि इंजीनियर बनना एक अच्छा कार्य हो सकता है सुकरात के लिए, अगर वो बात कही गई होती, तो क्या सुकरात को हम आज उस रूप में याद कर रहे होते जिस रूप में हम उन्हें याद करते हैं। और ऐसी बात कह करके फिर वो अपने कार्य में लगते हैं। वो कैम्ब्रिज जाते हैं, जहां गणित के प्रोफेसर पॉल एड्रियन मॉरिस डिराक उन्हें पढ़ाते हैं। ये वही है जिनको 1933 में क्वांटम सिद्धांत में इरविन श्रोडिंगर के साथ नोबेल पुरस्कार भौतिकी में दिया जाता है। इसके अलावा कई तरह की ऐसी छात्रवृत्तियां और स्कॉलरशिप थी जो ये प्राप्त करते हैं अपनी योग्यता के बल पर। इनका जो कार्य था वो ब्रह्मांडीय किरणों पर केंद्रित था, यानी कॉस्मिक रेस किस तरीके से कार्य करती हैं, किस तरीके से हम उनको महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। 1934 में ये परमाणु भौतिकी से पीएचडी भी करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर देवेंद्र लाल इनके बारे में लिखते हैं कि भाभा का काम क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के क्षेत्र में ब्रह्मांडीय किरण घटना और उच्च ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और फोटॉनों से संबंधित कई सारे मुद्दों से संबंधित रहा है। डॉक्टर देवेंद्र लाल एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। ये बेसिकली इनका काम अगर आप देखेंगे तो क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, सापेक्षता यानी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट एक चल रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज बहुत सुना है। लेकिन उस समय को आप याद कीजिए कि ये कार्य किस समय कर रहे थे, 1930 के दशक में। तब तो तकनीक इतनी इवॉल्व हुई ही नहीं थी, इसलिए इनके कार्य को लेकर के इतना विशेष माना गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन के क्षेत्र में, कॉस्मिक रेस के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो वो अपने आप में विशेष है और महत्वपूर्ण है देश के लिए। और उस समय तो उच्च ऊर्जा इंटरेक्शन की प्रकृति के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे, ना इस तरह की मशीन्स थी, ना इस तरह की कोई पहले से आई हुई रिसर्च मौजूद थी जिस पर कोई व्यक्ति कार्य करता, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद कुछ समय के लिए वो भारत आते हैं 1939 में। उनका मानना यह था कि कुछ समय वो भारत में रुकेंगे और रुकने के बाद वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने इंग्लैंड चले जाएंगे। लेकिन होता है ये कि उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो भारत में उनको रुकना पड़ता है। तो भारत में वो रुकते हैं, लेकिन 1940 में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रवेश भी ले लेते हैं ताकि अपनी पढ़ाई को भारत में ही कुछ और चीज़ों के जरिए जारी रख सकें। इस दौरान सैद्धांतिक भौतिकी में लीडरशिप का पद भी उनके लिए बनाया जाता है, खास तौर से ताकि वो अपनी पढ़ाई उस क्षेत्र में कर सकें जो उनके लिए ज़रूरी है। और इस समय इस संस्थान के अगर आप निदेशक को देखेंगे वो भी थे डॉक्टर सीवी रमन, जो अपने आप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं। इसके अलावा 1944 में फिर इनको प्रोफेसर बनाया जाता है और ये उस पूरी फील्ड में जाकर के देखते हैं कि किस तरीके से तरक्की हुई है और कितनी तरक्की होनी है। तब उनको ये पता चलता है कि भारत में भौतिकी पर शोध के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। अगर हम उन लोगों को शामिल भी कर लें जो लोग बहुत ठीक तरह से कार्य करना चाहते हैं, तो भारत में रिसर्च इसलिए ठीक से नहीं हो पा रही, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई संस्थान मौजूद नहीं है जहां पर सभी शोधकर्ता या उच्च स्तरीय बुद्धि रखने वाले लोगों को एक जगह पर हम ला सकें। इसके अलावा उनको किसी अच्छे निर्देशन में कार्य करा सकें। इसके लिए वो एक पत्र लिखते हैं मार्च 1944 में सर दोराबजे टाटा ट्रस्ट को, जहां वो कहते हैं कि हमें एक फंडामेंटल भौतिकी में एक रिसर्च स्कूल बनाना चाहिए। उनका प्रस्ताव मान लिया जाता है। अप्रैल 1944 में बंबई में एक संस्थान की शुरुआत होती है। उसके बाद एक न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ छपा हुआ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ओपन इन बॉम्बे। ये 20 दिसंबर 1945 के आसपास की घटना है जब इसको छापा जाता है। 1945 में फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR का उद्घाटन होता है और आगे चल करके फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1962 में इसके वर्तमान भवन का उद्घाटन करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे संस्थान थे जिनमें इनका योगदान रहा? पहली बात तो परमाणु ऊर्जा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसलिए उन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। 26 अप्रैल 1948 को वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखते हैं जहां वो कुछ बात कहते हैं। वो बात कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटॉमिक रिसर्च इन इंडिया के बारे में, कि हम एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो भारत में ही
परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई रिसर्च को अंजाम देगा। क्योंकि कल को जब हम अपनी तकनीक को इतना उन्नत कर चुके होंगे कि हमारे पास तकनीक आ चुकी होगी, तब हमें रिसर्चर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमें शोधकर्ता चाहिए होंगे। तो बजाय हम उनको बाहर से लाने के अपने ही हैंड में क्यों ना विकसित करें, क्यों ना अपने ही देश में लोगों को ट्रेन करें, ताकि जो भी शोधकर्ता हो वो हमारे ही हों। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए हमें एक बॉडी का गठन करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति जवाबदेह ना हो, वो बहुत उच्च स्तरीय स्तर पर कार्य करे और उच्च स्तरीय स्तर पर कुछ ही लोगों को जवाब दे। 3 लोगों का वो नाम सुझाते हैं, जिसमें अंततः प्रधानमंत्री के प्रति ये बॉडी जवाबदेह होगी और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फिर हमको देखने को भी मिलता है। प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और फिर भारतीय परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 की घोषणा हो जाती है। इसी दौरान अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का भी गठन होता है, जिसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1954 में हम देखते हैं एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट AEET, जो कि ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाता है। विभिन्न तरह की स्टडीज को कराने के लिए यह संस्थान खोला जाता है, जहां पर इसके गठन में भी इनका रोल था। आगे चल करके बहुत सारे कार्य वो कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से एक ऐसी घटना घटती है। 24 जनवरी 1966 को वो जिनेवा जा रहे थे और जिनेवा जाने के दौरान एक विमान दुर्घटना में फिर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग इस बात पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि हमारे देश के अंतर्गत एक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक का प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि इसको लेकर के और भी कई सारे देशों पर आरोप लग चुके हैं और कई सारे देशों के उदाहरण भी हैं जहां पर उनके परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को कुछ एजेंसीज ने किसी खास वजहों से उनको मार दिया। हालांकि ये आरोप ही हैं, साबित कितना होता है ये किसी को नहीं पता। इसी तरह की कंट्रोवर्सी इनकी मौत को लेकर के भी चलती है। हालांकि आगे चल करके फिर इस संस्थान का नाम जो इनके प्रयासों से स्थापित किया गया था AEET, इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के नाम से स्थापित किया जाता है। इसका नाम चेंज किया जाता है उनके सम्मान में और फिर आज इस संस्थान को हम भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर के रूप में जानते हैं। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अपनी मृत्यु तक भारत के परमाणु कार्यक्रम के भी प्रमुख रहते हैं। एक बहुत बड़ी कहानी है उनको लेकर के। हमारे पास यहाँ कुछ ही लिमिटेड समय है, कुछ रिसोर्सेस हैं जिसके तहत हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए और तो हमें ज़रूर लिखिएगा कि उनकी जीवन की कहानी कैसी लगी। उनका योगदान हम सबके सामने ही है। हमने आगे चल करके परमाणु ऊर्जा के उपयोग से फिर परमाणु बम और परमाणु तकनीकों का विकास किया है और भी परमाणु के जो कार्य हैं वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर और उपयोगी हो सकते हैं। प्रश्न है आज का, भारत का परमाणु कार्यक्रम कैसे विकसित हुआ? इसके विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर चर्चा कीजिए। तो एक व्यक्ति का नाम, उनकी चर्चा जो हमने आज की, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।